नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कौसाम्बी। आज का जो हमारा विषय है वह विषय है अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन। इस विषय को लेने का उद्देश्य यह है कि यह शब्द अत्यंत चर्चा में बना हुआ है और विपक्ष के द्वारा मोदी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव की चुनौती दी गई है। इसी के संदर्भ में आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है, इसके प्रावधान क्या हैं, इसकी प्रक्रिया, परिणाम और महत्व क्या है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र में सरकार या मंत्रिमंडल का गठन तब होता है जब किसी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। बहुमत प्राप्त होने का तात्पर्य होता है कि उस सदन द्वारा उस सरकार अथवा मंत्रिमंडल में विश्वास व्यक्त किया जाता है। जैसा कि अनुच्छेद 75 का 3, 75 का 3, ये जो संविधान का अनुच्छेद है, इसके अनुसार मंत्रिमंडल या सरकार तब तक अस्तित्व में रहेगी जब तक उसे सदन का बहुमत प्राप्त है, अर्थात सदन उसमें विश्वास रखता है। तो इस संदर्भ में अब हम प्रारंभ करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है। तो एक लाइन में अगर इसको परिभाषित करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि विपक्ष के द्वारा सरकार अथवा मंत्रिमंडल को दी गई वह चुनौती जिसके द्वारा सरकार या मंत्रिमंडल को सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, यह अविश्वास प्रस्ताव कहलाता है। अब इसके प्रावधान की बात कर लें कि इसका प्रावधान कहाँ है, किसमें है। तो संविधान में अविश्वास प्रस्ताव शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन संविधान में 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो अविश्वास प्रस्ताव संबंधी प्रावधानों को के सृजन में सहायक हैं। एक तो यह कि अनुच्छेद 75 का 3, जैसा आपने देखा कि कोई भी मंत्रिमंडल या सरकार तब तक अस्तित्व में रहेगी जब तक उसे सदन का बहुमत प्राप्त हो, अर्थात सदन उसमें विश्वास रखता हो। दूसरा, अनुच्छेद 118, संविधान का अनुच्छेद 118 संसद के प्रत्येक सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अपनी प्रक्रिया एवं नियमों को बनाने का उपबंध करता है, अर्थात ये दोनों सदन संविधान से संबंधित विषयों के अनुपालन में इनसे संबंधित नियम बना सकते हैं। तो अगर हम ये कहें कि इससे संबंधित प्रावधान कहाँ हैं, तो इससे संबंधित प्रावधान लोकसभा नियम के अंतर्गत आते हैं, न कि संविधान के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 75 के 3 और अनुच्छेद 118 के अंतर्गत लोकसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव संबंधी नियम 198 बनाया गया है। नियम 198 का परंतुक 1 और से नियम 198 के परंतुक 5 तक अविश्वास प्रस्ताव संबंधी कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अब इसकी प्रक्रिया हम जान लेते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है। नियम 198 का परंतुक 1 यह कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष उस व्यक्ति को जो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता है अपनी बात रखने एवं लिखित रूप से उसकी सूचना सुबह 10 बजे तक लोकसभा महासचिव को देने की अपेक्षा करता है। नियम 198 का परंतुक 2 अर्थात भाग 2 खंड 2 यह कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव की सहमति देने के से पहले अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की अपेक्षा कर सकेगा। नियम 198 का परंतुक 3 यह कहता है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति देता है तो वह 10 दिनों के भीतर इसके लिए एक बैठक या कोई कार्य दिवस निर्धारित करेगा। उस दिन यह निश्चित रूप से लिखित सूचना के 10 दिन के भीतर
की तिथि होनी चाहिए। नियम 198 का परंतु 4 कहता है कि निश्चित तिथि पर चर्चा एवं मतदान कराकर अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पूर्ण की जानी चाहिए। नियम 198 का परंतु 5 यह कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष निश्चित तिथि पर चर्चा हेतु सदस्यों को समय का आवंटन कर सकेगा। तो ये इसकी प्रक्रिया है, अर्थात सबसे पहले जिस भी लोकसभा सदस्य को जो विपक्ष का हो उसको अगर अविश्वास प्रस्ताव पर प्रस्तुत करना है तो उसको लिखित रूप से सूचना लोकसभा महासचिव को देनी होगी। फिर लोकसभा अध्यक्ष यह निर्धारित करेगा कि अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति है अथवा नहीं है, और इसके लिए वो कम से कम 50 लोकसभा सदस्य के समर्थन की अपेक्षा करता है। यदि 50 लोकसभा सदस्य लिखित रूप से अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपना समर्थन प्रकट करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष 10 दिनों के भीतर की एक तिथि निर्धारित करता है, और उस तिथि के भीतर उस तिथि को या उसके किसी एक भाग में चर्चा एवं मतदान कराया जाएगा, और लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह चर्चा में निर्धारित समयों का आवंटन कर सके। तो अब आपने देखा कि इसके जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अंतर्गत मतदान होगा, और मतदान में फिर यह निर्धारित होगा कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ या नहीं पारित हुआ। अविश्वास प्रस्ताव पारित तब माना जाता है जब सदन और उसमें उपस्थित सभी सदस्यों का बहुमत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट देता है या मतदान करता है। अविश्वास प्रस्ताव तब खारिज मान लिया जाएगा, निरस्त समझा जाएगा, जब सदन के आधे से अधिक सदस्य उसके विरुद्ध अपना मत प्रकट करते हैं। इन दोनों ही स्थितियों में इसके परिणाम क्या होंगे इसको देख लेते हैं। पहली स्थिति में जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल को अनिवार्य रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिमंडल त्यागपत्र देने के साथ साथ राष्ट्रपति को यह सलाह दे सकता है कि वह लोकसभा का गठन कर दे और नई लोकसभा का चुनाव की अधिसूचना जारी करने की घोषणा करे। इसका जो दूसरा पहलू है, अर्थात जब अविश्वास प्रस्ताव निरस्त हो जाता है, इस स्थिति में मंत्रिमंडल या सरकार कार्यरत रहेगी, उसका विखंडन नहीं होगा और सरकार पूर्ववत चलेगी। तो ये इसके परिणाम हैं। अब इसके महत्व पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि अभी आप सब देख रहे हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है इसमें स्पष्ट है कि बीजेपी एवं सहयोगी दलों को बहुमत प्राप्त है और आधे से कहीं अधिक लोगों का समर्थन प्राप्त है। इसके बाद भी कांग्रेस के द्वारा लाया गया यह अविश्वास प्रस्ताव लिखित रूप से सूचित किया गया है और लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति दी है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर जब विपक्ष को ये पता है कि सरकार को अविश्वास प्रस्ताव से कोई खतरा नहीं है, इसके बाद भी वह अगर अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो इसके पीछे के कारणों को अगर देखें तो उनका ये कहना है कि मणिपुर की जो हिंसा हुई है उसमें सरकार की उदासीनता के कारण वो ऐसा ला रहे हैं। तो इसका एक तात्पर्य तो ये हो गया कि जब सरकार की नीतियां या कार्यप्रणाली विपक्ष को ठीक नहीं लगती, वह उसकी आलोचना करना चाहता है, उसके प्रति व्यापक असंतोष प्रकट करना चाहता है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाता है, भले ही वह पारित हो या ना हो। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 1963 में नेहरू सरकार के विरुद्ध जेबी कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, यह जानते हुए भी कि नेहरू या कांग्रेस प्रचंड बहुमत में है। उनका कहना यह था कि वे कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट हैं और व्यापक असंतोष जनता में है, इसलिए वो अविश्वास प्रस्ताव लाया। तो एक तो पहलू ये हो गया इसका महत्व कि जब भी विपक्ष को सरकार की नीतियों के प्रति विरोध प्रदर्शित करना होता है तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाती है। इसका दूसरा महत्व यह है कि ऐसा संभव है कि सरकार का गठन हो गया हो और कुछ समय बाद सरकार को सदन का विश्वास अर्थात सदन में उसका बहुमत न हो। ऐसी स्थिति में भी
यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार को या मंत्रिमंडल को कार्य न करने दिया जाए, क्योंकि उसे सदन का बहुमत प्राप्त नहीं है। इसलिए भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करता है। अब इससे संबंधित कुछ मूलभूत बातें मैं आपको बता दूं कि अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव दो अलग अलग चीजें हैं। विश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए लाया जाता है। सरकार जनता को यह संदेश देने के लिए या विपक्ष को यह संदेश देने के लिए कि उसका सदन में बहुमत है, विश्वास प्रस्ताव लाती है। या कभी राष्ट्रपति ऐसी अपेक्षा कर सकता है और सरकार को कह सकता है कि वह सदन में अपना बहुमत साबित करे। इन दोनों ही स्थितियों में सरकार द्वारा विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर, 15 दिनों के बाद ऐसा संभव है कि अविश्वास प्रस्ताव पुनः विपक्ष द्वारा लाया जा सकता है। लेकिन अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और वह खारिज हो जाता है, तो इसके बाद उसके ठीक 6 महीने तक कोई भी अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा नहीं लाया जा सकता। यह विश्वास प्रस्ताव एवं अविश्वास प्रस्ताव में मूलभूत अंतर है। उम्मीद है कि आपको यह विषय रोचक लगा होगा। इसी अपेक्षा के साथ धन्यवाद।